गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म बीट एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार आप सभी जल्दी से बता दें, क्या सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं? किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? फिर आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दें आप सभी कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी आप सभी को। तो जल्दी से बता दे। चलो ठीक है। आज की क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं? पैराजम्बल्स को सीखने वाले हैं। ये पैराजम्बल है क्या? पैराजम्बल है क्या, ये बात हमें समझनी है। तो पैराजम्बल को कहा जाता है क्या? सेंटेंस अरेंजमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं वर्ड अरेंजमेंट। आप इसे कह सकते हैं कि सेंटेंस अरेंजमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं? वर्ड अरेंजमेंट। अब एक बात बताना कि सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट ये क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जंबल कहने का मतलब क्या होता है कि अव्यवस्थित क्रम। इनमें क्या होते हैं कि या तो सेंटेंस होता है जिससे एक पूरा पैराग्राफ बनाना होता है, वो अव्यवस्थित क्रम में होता है, या तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे एक सेंटेंस बनाना होता है, और वो भी किस में होता है? अव्यवस्थित क्रम में होता है। हम लोगों को यही बात समझनी है, जो अव्यवस्थित क्रम में है उसे ही हमें क्या करना होगा? व्यवस्थित क्रम में करना होगा। जो अव्यवस्थित क्रम में है उसे ही हमें क्या करना होगा? व्यवस्थित क्रम करना होगा। आप उसे ही क्या कहते हैं? पैराजम्बल कहते हैं। वही कहा जाता है, क्या कह लिया जाता है? पैराजम्बल्स कह लिया जाता है। तो अब एक बात बताना कि पैराजम्बल क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। पैराजम्बल कहने का मतलब क्या कि अव्यवस्थित क्रम को क्या करना? व्यवस्थित क्रम करना ही पैराजम्बल है। अव्यवस्थित क्रम को क्या करना? पैराजम्बल। अव्यवस्थित क्रम को क्या करना? कि अव्यवस्थित क्रम को व्यवस्थित करना ही क्या है? आपका पैराजम्बल है। अब आप ये बताएं कि इसमें किस किस टाइप से पैराजम्बल में हमें ये सीखना होगा कि किस किस टाइप से सवाल आखिर पूछे जाते हैं, और क्या ट्रिक्स है इनको सॉल्व करने की, टिप्स क्या है, कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमें यही चीज सीखनी है। पानी गर्म दीजिएगा थोड़ा। अब आप ये बताना है कि यही बात हमें क्या करनी है? सीखनी है। एक छोटा सा मोटिवेशन है, फिर आगे हम सभी बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। मतलब यह है कि आपके ड्रीम्स और आपके रियलिटी के बीच का जो डिस्टेंस है, आपके एक्शन और रियलिटी, ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का जो डिफरेंस है, उसे ही एक्शन कहा जाता है। सपने देखिए, अच्छी बात है। वास्तविकता में भी रहिए, अच्छी बात है। और फिर एक्शन करिए, अच्छी बात है। आगे देखो आप, टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स। इसका मतलब यह है कि आखिर किस किस टाइप के पैराजम्बल, मतलब पैराजम्बल के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आप इसी पैराजम्बल को कह सकते हैं क्या? वर्ड अरेंजमेंट, या फिर क्या? सेंटेंस अरेंजमेंट। आप इसी पैराजम्बल को कह सकते हैं क्या? वर्ड अरेंजमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं? सेंटेंस अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट या फिर क्या कह सकते हैं? सेंटेंस अरेंजमेंट। तो आप कहना कि इसी पैराजम्बल को हम कह सकते हैं क्या?
वर्ड अरेंजमेंट या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। अब एक बात बताना कि इसमें टाइप्स ऑफ पैरासिंबल, टाइप्स ऑफ पैरासिंबल मतलब ये है कि किस किस टाइप के पैरासिंबल हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ पैरासिंबल से मेरा मतलब ये है, तो टाइप्स ऑफ पैरासिंबल से मेरा मतलब ये है कि किस किस टाइप के पैरासिंबल के सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब एक बात बताइएगा, पहला टाइप इसका ये है कि क्या होता है कि एक वर्ड, देखो 2-3 वर्ड 4 वर्ड यहां पर है, 2 वर्ड इसमें है, 3-4 वर्ड इसमें है, 3 वर्ड इसमें है। तो पहला टाइप का तो ऐसा पूछा जाता है कि क्या होता है कि वर्ड उनके अलग अलग होते हैं, मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है और उस पूरे सेंटेंस में एक सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड से। सेंटेंस कैसे बनेगा, वर्ड से बनेगा। सेंटेंस कैसे बनता है, तो आप कहना सेंटेंस बनता है वर्ड से। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनता कैसे, तो आप कहना कोई भी सेंटेंस वर्ड से बनता है। इसमें क्या होगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहना कि इसमें कुछ ऐसा होता है, आप कहना कि ये कैसे बनता है, तो आप कहना सेंटेंस बनता है वर्ड से। कहां से बनता है, वर्ड से बनता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सपोज हमने कह दिया कि टोटल 10 वर्ड्स हैं और उन 10 वर्ड्स को अलग अलग हमने क्या किया, रख दिया, और उन 10 वर्ड्स को हमने क्या किया, ज्यादा गर्म है, और उन 10 वर्ड्स को हमने क्या किया, अलग अलग रख दिया। वही क्या है, आपका सेंटेंस, सॉरी वर्ड अरेंजमेंट है। अब आपने किया क्या कि वर्ड सेंटेंस अरेंजमेंट की अगर हम आपसे बात करें तो ये है वर्ड अरेंजमेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कह लिया जाएगा, तो आप कहना कि गुरुजी ये क्या है, वर्ड अरेंजमेंट कहा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कह लिया जाएगा, वर्ड अरेंजमेंट कह लिया जाएगा। ये क्या अपना वर्ड अरेंजमेंट है, आप कहना कि ये क्या है, अपना वर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है ना। अब कहना कि भाई इसमें होता ऐसा है, अच्छा इसे कुछ लोग PQRS के नाम से भी जानते हैं, PQRS के नाम से भी जानते हैं। अब कह देना कि इसमें होता ऐसा है कि ABCD लिखा है, कभी PQRS लिखा होता है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। तो ABCD लिखा है, कभी PQRS लिखा होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात को कह लेना कि देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपका ABCD ये जो लिखा है ना, आपके जो ABCD लिखा है, आपने इस बात को देख लिया। अब कहना कि भाई इसमें हमें ऐसा करना होता है, इन वर्ड को अरेंज करना होता है कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो आप ये बताना कि कोई भी अगर वर्ड से मिला करके ही सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए आपको ग्रामर रूल्स की जरूरत पड़ती है, बोलो हाँ। अब जितने भी आपने ग्रामर रूल्स पढ़े, जितना पढ़ लिए ना, मैंने आपको सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट तभी पढ़ाया है। बच्चों ये बताएं कि आज क्वालिटी थोड़ी कल से में भी सही हो जाएगी। मैं अगर बताऊं तो मैं अभी नया कैमरा लेकर के आया हूं, आप सबका सहयोग बना रहे तो कल तक वो कैमरा माउंट हो जाएगा। नया कैमरा आपको लेकर के आया हूं, कल से क्वालिटी आप सभी की और भी बेहतर हो जाएगी। टोटल 1 लाख रुपए का कैमरा पड़ा, 99,000 का। तो कल से आपकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और कल से वीडियो की क्वालिटी, और दूसरा माइक भी लेकर के आया 25,000 का, टोटल 1,25,000 रुपए का पड़ा, 1,24,000 का। तो कल से आपकी वीडियो क्वालिटी और माइक की क्वालिटी दोनों चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे बीच बीच में कभी कभी कहते हैं कि सर आवाज कट रही है, तो ये कल से नहीं होगा, ये कल से आपका होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखना आप सभी, अब कहना कि सेंटेंस आपने देख लिया, ग्रामर रूल्स देख लिया,
तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रामर के रूल्स की जरूरत पड़ती है। आपने कह दिया कि हमने क्या किया कि जो ग्रामर के रूल्स की जरूरत पड़ती है आपने क्या किया, उससे सेंटेंस बना लिया। बात समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? अब कहना कि आप ये बताना कि इसको कैसे अरेंज है, वही ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग कि व्हेन क्या है, व्हेन एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए हमें? कंप्लीट क्लॉज चाहिए। कंजंक्शन के बाद हमें क्या क्या चाहिए? कंप्लीट क्लॉज चाहिए। और ये बताना कि फेल क्या है? आपकी वर्ब है, मतलब वर्ब से स्टार्ट होगा नहीं, तो ए से स्टार्टिंग होगा नहीं, मतलब ये आंसर होगा नहीं। अब कहना कि इसके साथ हमें कंप्लीट क्लॉज चाहिए, तो एक बात बताना कि अ कार्केस ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर का, किसी जानवर का एक क्या? मृत शरीर। कार्केस यानी क्या? मृत शरीर। किसी जानवर का मृत शरीर फेल बिफोर मी, मेरे सामने आकर के गिरा। किसी जानवर का मृत शरीर मेरे सामने आकर के गिरा। आप क्या कहना? किसी भी जानवर का मृत शरीर मेरे सामने आकर के गिरा। अब आपने क्या लगा लिया कि किसी जानवर का मृत शरीर मेरे सामने आकर के गिरा, मतलब एक बात कहना आप सभी कि भाई इसमें कुछ ऐसा होगा, चलो आप कहना कि इसमें कुछ ऐसा होगा कि सी के साथ बी आना चाहिए, फिर ए, मतलब सी बी ए आना चाहिए। और सी बी ए किसमें लिखा है? इसमें नहीं है। सी बी ए इसमें नहीं है, सी बी ए इसमें नहीं है। आंसर क्या लगाए? 4। वैसे हमने आंसर भी लगा के रखा है आपके लिए, आंसर मैंने आपके लिए लगा के रखा है, देखिए क्या है आंसर मैंने आपके लिए लगा के रखा है। तो अब आप ये बताना कि इस बात को समझना होगा चलो अब आप ये बताएं कि आपने क्या कर लिया कि भाई डीसीबीए कर लिया आपने, चलो ठीक है। अब पहला टाइप का तो ये आएगा भाई, दूसरा टाइप कैसे आएगा? दूसरा टाइप ऐसा आएगा, और इस समय यही चीज ट्रेंडिंग में है, इस समय यही चीज ट्रेंडिंग में है कि भाई इस समय आता है क्या? सेंटेंस अरेंजमेंट। और एक सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब पैराग्राफ होता है, एक बड़ा सा एक पैराग्राफ होता है। आप कहना कि बड़ा सा एक पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को अलग लिख देता है, उन सेंटेंसेस को अलग अलग लिख देता है, हमें वही चीज समझना होता है। अब कहना एक बात ये बताना कि इसमें एक बड़ा सा पूरा क्या रहा? अपना सेंटेंस रहा, एक बड़ा सा क्या रहा? अपना पूरा सेंटेंस रहा। अब एक बात कहना कि भाई कैसे समझेंगे? आप सभी सुने, आप सभी समझेंगे। चलो अब आप ये बताएं कि अब यही बात हम लोगों को समझनी है, तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके अपने हैं। तो ये दूसरा टाइप का हो गया। अब तरीका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर ये होगा, आप लोग देख लेना, जब तरीका बता दूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और भाई तीसरा तरीका क्या है? इसमें देख रहे हैं ABCD लिखा है। तीसरा तरीका ये है कि इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट और लास्ट को फिक्स करके रखेगा। S1 और S6 फर्स्ट और लास्ट को इसने फिक्स करके रखा है। जो बीच का ABCD है, इस चीज को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। जो बीच का ABCD है, इस चीज को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। अब क्या कहेंगे आप सभी कि S1 और S6 जो है वो आपका फर्स्ट और लास्ट हमने फिक्स कर दिया है। ABCD को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। अब ये टाइप नंबर क्या है? थर्ड है। तो
तीन तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो वर्ड अरेंजमेंट जिसमें S1 और S6 फिक्स नहीं होता। दूसरा सेंटेंस अरेंजमेंट जिसमें S1 और S6 फिक्स नहीं होता। तीसरा S1 और S6 मतलब फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन फिक्स होता है, बीच के ऑप्शंस को हमें करने होते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंडिंग में नहीं है। ट्रेंडिंग में है क्या? टाइप नंबर 2। ज्यादातर सवाल आपके टाइप नंबर 2 के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। अब कहना कि भाई टिप्स टू सॉल्व पैराजंबल, कि आखिर पैराजंबल सॉल्व करने की टिप्स क्या है। मतलब ये है कि पैराजंबल को आखिर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की टिप्स क्या है। इसको पैराजंबल को सॉल्व करने की टिप्स क्या है, कि पैराजंबल आखिर कैसे सॉल्व करते हैं। तो टिप्स टू सॉल्व पैराजंबल, अब यहां से आप बढ़िया से समझिएगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें दो बातों का आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट कैन बी द फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस। देखो आपके 50% क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट अगर आप पहचान गए, 50% आपके ऐसे सवाल होते हैं कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट पहचान गए तो समझ जाइए कि आपका काम यहां से बन गया। अगर आप ज्यादा नहीं फर्स्ट और लास्ट को पहचान जाइए तो समझ जाइए कि आपका काम यहां से क्या हुआ, बन गया। 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फर्स्ट और लास्ट पहचानने से ही आंसर आ जाता है। फिर बाकी बचे हुए ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस। अब सपोज 50% क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा अगर फर्स्ट और लास्ट आप, अभी मैं बताऊंगा फर्स्ट और लास्ट कैसे आप जानेंगे। तो मैं कह रही 50% क्वेश्चन अपने ऐसे होते हैं कि फर्स्ट और लास्ट अगर आप जान गए तो आंसर यहां से आ जाएगा। लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जानने से 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो उन 4 ऑप्शंस में से सपोज कभी एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, कभी 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 ऑप्शन बचे रहेंगे और 2 ऑप्शन में से फिर एक ही आंसर में चूज करना होगा कि 2 ऑप्शन में से फिर एक आंसर आपका कौन सा होगा। तो आपको यूज करना पड़ेगा ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को आपको क्या, सेंटेंसेस का क्या बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। आखिर सेंटेंसेस का पेयर कैसे बनाते हैं, आपको यह काम करना पड़ेगा। ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस मतलब हमें सेंटेंसेस का क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। कि ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस का हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। कि आखिर हम पेयर कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है पेयर बनाने का। तो आप कहना कि व्हाट कैन बी द फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस, कि फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। अगला है ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस, के मतलब सेंटेंसेस के पेयर को बनाने की कोशिश करें। अब अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो 100% इससे आंसर आप सभी का आ जाता है। लेकिन मैं आपको केवल हवा में बात नहीं कर सकता हूं। कहते हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें आज हम केवल आपको तरीके को, ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। प्लस हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दे, हो सकता है इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दे। कल सेकंड क्लास होगी जिसमें हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें केवल 2 ही क्लास होगी। प्लस इसमें मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन विथ आंसर, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस है, विथ आंसर प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दूंगा। 150 क्वेश्चन विथ आंसर प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दूंगा। इसमें 2 ही क्लास सफिशिएंट है।
बाकी आप सभी प्रैक्टिस करेंगे 150 क्वेश्चन ही, प्लस आपके पास जो क्वेश्चन है उनको करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बस यही काम करना है, ठीक है ना। आगे देखो, अब ये हो गया टिप्स। अब आते हैं हम यहां पर क्या कि ट्रिक्स टू सॉल्व पैराजंबल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टोटल 6 या 7 ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कि पैराजंबल को कैसे सॉल्व करना है। इसे आप ध्यान से समझिएगा, और अगर आप इतना समझ गए कि ट्रिक्स टू सॉल्व पैराजंबल, कि पैराजंबल को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है, अगर आप इतना समझ गए तो समझ जाओ कि फिर आप सवाल कर लोगे। कि आप समझ जाओगे फिर आप सवाल कर लोगे। अब एक बात बताना कि इसमें लॉजिक नंबर 1 है। पहला लॉजिक क्या कहता है कि रिलेट नाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से मेरा मतलब यह है कि केवल थर्ड पर्सन का, बाकी कोई और नहीं। थर्ड पर्सन के कौन कौन से, तो आप कहना कि ही सी इट दे, ही सी इट दे, और क्या ही सी इट दे, केवल थर्ड पर्सन। हमने कहा केवल थर्ड पर्सन से मेरा मतलब है। अब आप ये बताना, आप खुद जानते हैं कि नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आता है, नाउन के लिए प्रोनाउन आता है। आपको अगर ये पता है कि किसी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन आएगा, आपको अगर ये पता है कि किसी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि पहले आप क्या करो, सपोज आप ये देखो कि आपके पास ABCD ऑप्शन रहेगा। अब सपोज एक में हमने कोई नाउन लिख करके रखा है और एक ऑप्शन में हमने इसी के लिए प्रोनाउन लिख करके रखा है। तो आप सभी जानते हैं कि ये कोई रूल्स आपको बुक में नहीं मिलेगा, बस ग्रामर है ये। एक में आपको क्या नाउन लिख करके रखा है और दूसरे में उसका क्या प्रोनाउन लिख करके रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली ऐसा करेंगे कि पहले आप क्या लिखेंगे, नाउन, और नाउन के बाद उसका क्या लिखते हैं, प्रोनाउन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी नाउन के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी नाउन के लिए ही किसी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आप कहना कि नाउन, किसी नाउन के लिए ही किसी प्रोनाउन का यूज किया जाता है, यह बात आप सभी को पता है। तब आप ये कहना कि अगर किसी नाउन के लिए ही किसी प्रोनाउन का यूज होता है, तो पहले आप नाउन लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि किसी नाउन के लिए ही किसी प्रोनाउन का यूज होता है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, कोई नाउन, और बाद में क्या लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। अब एक बात बताना, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले प्रोनाउन लिख दो फिर नाउन लिख दो। मतलब आपको याद रखना है कि पहले आपको क्या लिखना है, कोई नाउन। हाँ, पहले आपको क्या लिखना है, कोई नाउन, और नाउन लिखने के बाद उसका क्या लिखना है, प्रोनाउन। ऑलवेज आप कभी ऐसा मत कर देना कि पहले प्रोनाउन लिख देना और बाद में नाउन लिख देना। इस बात का समझना मतलब ये हुआ कि अगर इसका कभी पेयर बनाना चाहें तो आप कहना कि ए के बाद ही डी आएगा। मतलब ये पेयर सही होगा कि ए के बाद ही डी ऑप्शन आएगा, ए से पहले डी ऑप्शन कभी नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है? रिलेट नाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन का मतलब समझ में आया आपको? दूसरी बात क्या कहता है, अच्छा अब उसी पर रिलेटेड हमने एक सवाल भी रख दिया है, उसी पर रिलेटेड हमने एक सवाल भी रख दिया है। अब क्या सवाल है, सुनो। सवाल ये लिखा गया है, अब एक बात बताना, सवाल एग्जाम का पूछा गया सवाल है, SSC सीजीएल 2020 का सवाल है। अब एक सवाल भी मैंने रख दिया। अब एक बात बताना कि आखिर इसने अगर थर्ड पर्सन इट का यूज किया है तो इसके लिए कोई नाउन भी आया रहा होगा, तभी प्रोनाउन आया है। तो आप कह देना ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, मतलब ये आंसर कैंसिल और ये आंसर कैंसिल। देखा आपने, आपने देखा। देखो अगर ये 6 या 7 टोटल मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, अगर इन्हें आप समझ गए तो समझ जाओ कि एग्जाम में फिर सवाल आपका छूटेगा नहीं।
तो आपने कहा 1 और 4 ऑप्शन हटा दो, फिर कहना कि ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड टू इट। अब इट क्या है? कोई प्रोनाउन है क्या? इसके लिए नाउन का यूज यहां पर कहीं किया गया? नहीं किया गया। तो कोई ना कोई प्रोनाउन भी आया होगा, मतलब बी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। तो कहना कि स्टार्टिंग केवल अब कहां से? देखो 3 ऑप्शन कट गए इससे। अब हम ये नहीं कहते कि सारे एग्जाम में सवाल बस इसी से आएंगे, जो 6 या 7 तरीका बताएंगे उनमें से कुछ भी हो सकता है। अब कहना कि केवल आंसर आ गया कौन सा? आंसर नंबर 2। हालांकि मैंने आंसर यहां पे लगा के रखा है सभी क्वेश्चन में। आंसर आ गया BDCA। अब क्यों आ गया? क्योंकि भाई यहां तो प्रोनाउन था, यह नाउन है। हमें नाउन से स्टार्ट करना है, टीवी से, और टीवी के लिए ही इट का यूज किया जाता था। अब कहा गया है कि टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीज डेज। हमने कहा जो टीवी है वो इन दिनों एक पावरफुल मीडियम बन चुका है। बी के साथ डी, ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड टू इट। हमने कहा जो वृद्ध लोग होते थे और जो बच्चे होते थे टीवी से चिपके रहते थे। बी डी, फिर क्या कह रहा? सी, इट हैज बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल। ये सभी के लिए एक एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। ए, इट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ न्यूज अपडेट्स अराउंड द वर्ल्ड। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि आपको ऑल्सो, हालांकि आगे बताऊंगा लेकिन फिर भी देख लो कि कभी भी ऑल्सो से हो गया, अगेन से हो गया, शुरुआत नहीं हो सकता। आप कहना कि कभी भी ऑल्सो से अगेन से शुरुआत नहीं, ओपनिंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल्सो कहने का मतलब यह है कि ऐसा काम पहले भी एक बार हो चुका है। हालांकि ये चीज आगे बताऊंगा लेकिन समझ के रखना। तो अब आप ये बताना, क्या आपको पहली ट्रिक हमारी समझ में आई कि पहले नाउन को रखना है, नाउन के बाद उसका क्या रखना है? प्रोनाउन। पहले नाउन को रखना है, नाउन के बाद क्या रखना है? उसका प्रोनाउन। आंसर नंबर 2 लगाए। अगला देखें। अच्छा, अगला भी क्वेश्चन एक और है इसी से रिलेटेड। अब एक बात कहना, किसने ही लिख रखा है, मतलब इसके लिए नाउन को मेंशन कहीं ना कहीं किया होगा। मतलब स्पष्ट है कि ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब ये ऑप्शन मैंने अपने से नहीं बना के रखे, ये एसएससी सीजल 2020 के सवाल है, जाके देख लेना। अब कहना कि ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कहना कि एक बात और देख लेना कि वन नाइट, एक रात की बात है, द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। अब ये बताना कि ये हिम लगा है एक प्रोनाउन, यहां पर क्या उस नाउन की बात इसमें कहीं की गई है? एक रात्रि विलेजर्स ने डिसाइड किया उसे सबक सिखाने का। तो हिम की बात क्या, हिम के लिए किस नाउन की बात की गई है? क्या यहां पर की गई? नहीं, मतलब बी से स्टार्टिंग नहीं होगी। आंसर आ गया कौन सा? 2 आ गया। अब क्या लगाएंगे? DABC। कैसे है देखो, और एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा कहानियों की शुरुआत कहां से होती है? वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है कि एक गांव में एक राजा रहता था। वंस या वंस अपॉन अ टाइम, कहानियों की शुरुआत यहां से होती है। तो आप कह रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि एक गांव में एक राजा रहा करता था। तो वंस या वंस अपॉन अ टाइम, तो आप कह रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, कहानियों की शुरुआत यहां से होती है। तो यानी क्या इस तरह से भी आंसर नंबर क्या होगा? 2। अगर मैं डायरेक्ट इसको देख लेता तो मैं आंसर यहां से भी कर सकता था। क्या क्लियर हुआ? क्या आपको ये ट्रिक्स नंबर 1 क्लियर हुआ? ट्रिक नंबर 2, लॉजिक नंबर 2, रिलेट डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल की बात की जाए तो डिफिनिट आर्टिकल को दा कहा जाता है और इनडिफिनिट आर्टिकल को ए और एन कहा जाता है। अब सपोज आप मान लो कि आपके पास ABCD ऑप्शन इसने लिख करके रखा है। क्या लगा के रखा है? ABCD ऑप्शन। आप कहना कि इसने ABCD ऑप्शन लिख करके रखा है। आप कहना रिलेट डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। अब मान लो
कि इसने बी ऑप्शन में कहीं अ बॉय लिखा है और डी ऑप्शन में द बॉय लिखा है। तो आप ये बताना कि पहले हमें बी ऑप्शन लिखना चाहिए या डी ऑप्शन कहना चाहिए। आप कहना कि अगर कभी आपको ऐसा मिले कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल और उसी नाउन के लिए डेफिनिट आर्टिकल, हाँ रख दो बेटा। अगर आपको कभी ऐसा मिले कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल, तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे? आप कहना कि सबसे पहले हम रखेंगे क्या? इंडेफिनिट आर्टिकल, और बाद में क्या रखेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। हमेशा मतलब ये हुआ कि बी के बाद डी आ सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट बाद आ सकता है, लेकिन बी के बाद ही डी आएगा। बी ऑप्शन से पहले कभी डी ऑप्शन अगर रखा है तो वो ऑप्शन पेयर कहना गलत होगा। ये आर्टिकल कहता है अगर एक ही नाउन के लिए लगा हो तो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी नाउन की बात पहली बार की जाती है और कोई डिटरमिनर हमें ना पता हो तो क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन लगा लेते हैं। बट अगर हमें डिटरमिनर पता है, डेफिनेट है, तो आर्टिकल क्या करते हैं? दा लगा लेते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तब कहना अ बॉय और क्या? द बॉय। क्लियर? आगे देखें। अच्छा, इस पर हमने एक सवाल भी देख रखा है। अब आप ये बताना कैसे आपको समझ में आएगा सवाल कहां पर है। तो एक बात कहना कि इसने क्या रखा है? अब बुल की बात कर रखा है और अ माउस की बात कर रखा है। अब यहां पर इसने द माउस लिखा है, यहां पर इसने द माउस लिखा है, यहां पर इसने द माउस लिखा है। चलो, तब आप कहना कि एक बात समझना कि ए से स्टार्टिंग, सी से स्टार्टिंग, डी से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब ए, सी और डी से स्टार्टिंग नहीं होगी। आप कह देना ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, सी से नहीं होगी और डी से नहीं होगी। दो ऑप्शन बोलो कैंसिल हो गए। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, ये कोई रूल नहीं है, ये ग्रामर ही है। आप कहना ये कोई रूल नहीं है, ये ग्रामर ही है। आपका 1 और 4 नहीं होगा, अब बचा 2 और 3। अब दोनों में बी स्टार्टिंग हो रही है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा काम पहले होगा। अब एक बात बताना कि इसने हमें एक वर्ड मिल गया कि अगेन बाइटिंग हिम। अगेन कहने का, अगेन बाइटिंग हिम मतलब पुनः से काट लिया। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम ये ढूंढ लें, देखो एग्जाम में अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। आप ये मत समझना कि इनको करने में इतना टाइम लगता है, कि तो मैं अभी समझा रहा हूं इस वजह से टाइम लग रहा है। अब अगेन बाइटिंग हिम कहने का मतलब यह हो गया कि एक बार उसे और भी काट चुका होगा, तभी इसने लिख रखा है कि अगेन बाइटिंग हिम। अगर एक बार इसने काट चुका होगा तब कहना एक बात कि भैया एक बार इसने काटा कहां पर है। तो एक बात बताना कि एक बार इसने काटा कहां पर है, इस बात को हमें समझना है, ठीक है ना? इस बात को हमें समझना है। मतलब सी ऑप्शन से पहले क्या है? बी है, और सी ऑप्शन क्या है? लास्ट में है, डी है। अब कहना कि सी से पहले अगर डी हम लगाना चाहें, द बुल डग इनटू द वॉल्स विथ हिज हॉर्न्स until wearied he crouched down and slept by the hole। मतलब वो बिल में चला गया और होल में जाके लेट गया। अगर सी से पहले बी ऑप्शन की बात करें तो अ बुल वॉज बीटन बाय अ माउस
एंड पेन्ड बाय द वाउंड ट्राइड टू कैप्चर हिम। अब ये बताना कि इसमें हुआ क्या, कि एक बुल ने क्या कर लिया, एक बुल को किसी माउस ने, किसी चूहे ने क्या किया, काट लिया। एंड पेन्ड बाय द बाउंड, और उसे घाव बन गया। एंड ट्राइड टू कैप्चर में, अब कैप्चर करने के लिए कौन दौड़ेगा, बुल। पकड़ने के लिए दौड़ेगा, रुक तेरे को बताता हूं। अब कहना बी के साथ क्या आएगा, अब चूंकि इसने क्या किया, इसने दौड़ा लिया, इसने क्या किया, इसने दौड़ा लिया। अगर इसने दौड़ा लिया तो किसको दौड़ाया होगा, माउस को। अब माउस जा करके रीच हो अपने होल पर से सुरक्षित पहुंच गया। फिर कहना कि इसके बाद बुल जो किया, इनटू द वॉल्स विथ हिज हॉर्न्स अंटिल ही वेरीड, जब तक वो थका नहीं तब तक वो अपने सींग से जो बुल किया, बुल क्या है, अपने बिल को खोदता रहा, उसके बिल को। ही क्रोस्ड डाउन, वो थक गया। एंड स्लेप्ट बाय द होल, और होल के बगल में ही लेट गया, सो गया। कौन, बुल। अब इसके बाद हुआ क्या कि माउस पीपिंग आउट क्रेप्ट अप हिज फ्लैंक, कि माउस देखा कि यार चूहा, माउस देखा कि यार ये तो बैल जो है ये लेटा है, और जाकर के उसे अगेन बाइटिंग, अगेन काट लिया। रिट्रिएटेड टू हिज होल, और अगेन अपने होल में जाकर के घुस गया। तो सही स्टोरी आ रही थी किसमें, थर्ड में, आंसर में थर्ड। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कई बार जो मैं आपको बता रहा हूं केवल कुछ ऑप्शन को रिमूव करने का काम करेगा, हम ये नहीं कह सकते कि भाई सारे ऑप्शंस ये रिमूव कर देगा। कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऑप्शंस को रिमूव करने का काम करेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ऑप्शन रिमूव कर देगा। हमें वही बात सीखनी है जो कुछ ऑप्शंस को रिमूव करने का काम करेगा, हमें वही बात सीखनी है। आगे देखो, लॉजिक नंबर थर्ड क्या लिखा गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो क्या होते हैं, तो आप कहना दिस और दैट सिंगुलर के लिए, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लूरल वाले दीज और दोज होते हैं। इन्हें डिटरमिनर तब कहा जाता है जब दिस और दैट के साथ, इन्हें डिटरमिनर तब कहा जाता है जब दिस और दैट के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दीज और दोज के साथ कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आए। तो आप कहना कि दिस और दैट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दीज और दोज के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब इन्हें क्या कहा जाता है, डिटरमिनर कहा जाता है। क्या क्लियर हुआ, क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब कहना एक बात, समझना मेरी बात को थोड़ा सा। अगर कभी भी मान लो ABCD ऑप्शन आपके साथ लिखा गया है, और एक में मान लो कहीं पर लिखा है दिस, और एक में लिखा है अ बॉय, तो आप पहले किस ऑप्शन को रखेंगे। तो एक बात कहना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना कि सेंटेंस की ओपनिंग दिस दैट दीज दोज से नहीं हो सकती। आप कहना कि इनसे, दिस दैट दीज दोज से सेंटेंस की ओपनिंग नहीं हो सकती, मतलब सेंटेंस की शुरुआत दिस दैट दीज दोज से हो ही नहीं सकती है। आप कहना कि दिस दैट दीज दोज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। कभी भी आप ये कहना कि दिस दैट दीज दोज से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी, तो आप क्या करें, दिस दैट दीज दोज से सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी नहीं होगी, तो भाई कहां से होनी चाहिए, इनसे स्टार्टिंग यहां से कभी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि इनके बाद जो नाउन लगा होगा, अगर वो नाउन उसके पहले कहीं मिल जाए तो आपको उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इसका यह है कि एक के बाद आप डी ऑप्शन नहीं लगा सकते। दिस बॉय कहने का मतलब है कि इस बॉय की बात
हमने पहले भी किसी न किसी ऑप्शन में कर रखी होगी। तो दिस बॉय कहना गलत है, सॉरी ए के साथ ए के बाद डी लगाना गलत है। क्यों? क्योंकि पहले हम उसकी दिस बॉय अगर हमने लिख दिया है तो इसका मतलब है कि हमने इस बॉय की बात इससे पहले कहीं ना कहीं जरूर कर रखी होगी। इसका मतलब यह है कि डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। इसका मतलब यह है कि डी के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। इसका मतलब यह है कि डी के बाद क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। अगर डी के बाद ए ऑप्शन आएगा तो आप कह देना कि डी के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। अगर डी के बाद ए ऑप्शन आएगा तो आपका मतलब ये हुआ, ये सही होगा, ये वाला पेयर गलत होगा। तो मतलब दिस दैट दिस दोस्त के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, पहली बात तो यहां से शुरुआत होगी नहीं, यहां से सेंटेंस की ओपनिंग होगी नहीं। दूसरी बात यह कि अगर दिस दैट दिस दोस्त के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन को ढूंढ लेना किस ऑप्शन में है, उस ऑप्शन के बाद ये ऑप्शन आएगा, ऐसा कह लेना। क्लियर हुआ क्या? चलो आगे देखें। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक बात समझना। अब कहना कि द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, यहां से शुरुआत नहीं होगी भाई। किस चीज का फाइनेस्ट एग्जाम्पल इसने दे रखा होगा, तो कहना सी से स्टार्टिंग नहीं होगी, और सी से स्टार्टिंग कहीं नहीं किया। हमें यह समझना है किस चीज का ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप कहना कि भाई किस चीज का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, तो आप कहना कि मूर्ति कला और पेंटिंग फॉर्म का एक जो टेंपल के आर्किटेक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसका ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। तो मतलब ये हुआ कि ए के साथ क्या आएगा? सी। और ए के बाद सी ऑप्शन आएगा, इसमें नहीं है। ए के बाद सी आएगा, इसमें नहीं है। इसमें है ए के बाद सी, और इसमें भी ए के बाद सी। लेकिन क्या ए और सी के बीच में बी आ जाएगा? तो एक आप और बना लेना। क्या? सुनो, आप सभी ये कहना कि अगर इसमें हम बात करें तो इसमें पहले क्या कर रखा है इसने कि कैरियट की बात कर रखा है। कैरियट कहने का मतलब तो रथ, और अकैरियट की बात कर रखा है। अब एक में भाई कई सारे तरीके काम आ सकते, बस आपकी नजरें ठीक होनी चाहिए। अब कह देना कि अगर पहले ये इंडिफरेंट वाला आर्टिकल के साथ लगाएंगे डिफरेंट वाला, तो आप कह देना पहले तो हम इंडिफरेंट लगाएंगे फिर डिफरेंट लगाएंगे। मतलब बी के बाद डी ऑप्शन आना चाहिए, टी के बाद कभी बी ऑप्शन नहीं आ सकता, बी के बाद डी ऑप्शन आना चाहिए। और देखो इसमें बी के बाद डी ऑप्शन आया है, और बी के बाद देखा जाए तो इसमें भी आया है। अब क्या एग्जैक्ट बाद ही आना चाहिए, ये बात मेरे को नहीं पता थी क्योंकि मैंने कंप्लीट पढ़ा नहीं है। अब कहना कि क्या है, सुनो, अगर हम ये बात करें कि यहां पर स्टार्टिंग कहां से होगी? ए से, सब में दोनों में किया है। तुमने कह दिया कि स्कल्पचर एंड पेंटिंग फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कि मूर्ति कला और पेंटिंग फॉर्म टेम्पल के आर्किटेक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। ए के बाद क्या? सी या बी? तो अगर बी की बात करें तो द सिटी इज विजिटेड बाय 1000 क्यूरियस। ना यार, पहले तो इसके बारे में बताया जाएगा। तो ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा। क्या कहेंगे? ये जो फाइनेस्ट है इसका सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया उदाहरण है पुरी में जो कोणार्क का मंदिर है। फिर कहना बी। अब ये शहर जो है वो, इस शहर में हजारों लोग घूमने आते हैं इस टेंपल को देखने इन द फॉर्म ऑफ अ कैरियट। वहां पर एक रथ है, उस रथ को देखने के लिए आते हैं। ये जो रथ है उसमें क्या बड़ी बड़ी व्हील्स लगी हैं, और हॉर्सेस है, और कार्व किया गया है, मतलब उत्कीर्ण किया गया है स्टोन पर, किसी पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है।
लॉजिक नंबर 4। लॉजिक नंबर 4 क्या है कि रिलेट फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम। एक बात बताना कि मान लो आपके पास हमने ABCD ऑप्शन लिख दिया और हमने आपको यह लिखा कि एक ऑप्शन में सपोज हमने क्या लिखा है कि सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक ऑप्शन में हमने ये लिख रखा है और एक ऑप्शन में हमने SEBI लिख रखा है, सेबी। तो आपका दिमाग क्या कहता है कि पहले हमें इसके फुल फॉर्म को लिखना चाहिए बाद में उसके शॉर्ट फॉर्म को, या पहले शॉर्ट फॉर्म को फिर फुल फॉर्म को? तो आप कहना कि पहले हमें फुल फॉर्म लिखना चाहिए बाद में उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए। ये ऐसे फॉर्म ऑफ राइटिंग है। तो मतलब ये हुआ कि ए के बाद सी ऑप्शन लिखेंगे, ए के बाद सी ऑप्शन लिखेंगे। अगर आप ए के बाद सी ऑप्शन लिखेंगे, अगर आप ए के बाद सी ऑप्शन लिखेंगे तो आप कहेंगे पहले ए ऑप्शन आएगा और ए ऑप्शन के बाद क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। तो आप कहना पहले ए ऑप्शन आ जाएगा और ए ऑप्शन के बाद क्या आएगा, फिर सी ऑप्शन आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले सी ऑप्शन फिर ए ऑप्शन। ये फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का ये मतलब रहा। समझ में आया? आगे देखें लॉजिक नंबर 5, रिलेट फुल नेम एंड शॉर्ट नेम। तो अब आप ये बताना, जैसे आपके पास हमने ABCD ऑप्शन लिख दिया और मैंने एक में लिख दिया सुशील कुमार गुप्ता, मैंने एक में लिख दिया सुशील कुमार गुप्ता और एक ऑप्शन में कर दिया SK गुप्ता। तो अब आप क्या लिखेंगे, पहले आप फुल नेम को या फिर पहले आप शॉर्ट नेम को? तो आप कहना कि पहले फुल नेम को फिर क्या शॉर्ट नेम को लिखा जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा पहले शॉर्ट नेम को फिर फुल नेम को, ये गलत होगा। अब ये कॉमन सी चीज है यार, यही चीजों को हमें ध्यान में रखना है। आगे ध्यान दीजिए लॉजिक नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि वो या तो इवेंट हो सकता है या टाइम हो सकता है। अगर हम आपसे बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तो ये आपको या तो इवेंट हो सकता है या फिर क्या टाइम हो सकता है। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूं आपसे तो आप कहना कि ये या तो इवेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, टाइम हो सकता है। रिलेट लॉजिक नंबर 6, रिलेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब मतलब ये हो गया कि सपोज अगर कई बार होता है टाइम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, तो सपोज मान लो किसी में 1996 ऑप्शन लिख रखा है और किसी में 2003 लिख रखा है। तो स्टोरी ऑलवेज पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आगे की तरफ बढ़ती है, स्टोरी ऑलवेज आगे की तरफ बढ़ती है। अगर स्टोरी ऑलवेज आगे की तरफ बढ़ती तो मैं ए के बाद क्या लगाना चाहिए, डी ऑप्शन। आप कभी भी ए से पहले डी ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे, आप कभी भी ए से पहले डी ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। ए के बाद क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। ए के बाद क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। रिलेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इवेंट या किसी डेट को। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, इसी तरह आपका इवेंट में भी हो सकता है। मान लो इवेंट कहने का मतलब ये कि सपोज आप ये बताना है कि सुबह हम कितने बजे सो करके उठे, 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद हमने ब्रश किया,
ब्रश किया, फिर कुछ ब्रेकफास्ट लिया, फिर हमने पढ़ाई की। ये क्या है, एक इवेंट का, कि कोई भी इवेंट होता है इस क्रम में होता है। ये इवेंट की क्रोनोलॉजी है, ये एक इवेंट की क्रोनोलॉजी है। अब देखो आगे। अब इसी में एक क्वेश्चन में लिखा है, एक बात बताना कि इसमें क्या है, एक बात बताना कि पहली बात तो ही से स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन से स्टार्टिंग होगा नहीं, मतलब बी से होगा नहीं स्टार्टिंग। अच्छा, बी से कहीं किया भी नहीं है। फिर कहना कि हुआ क्या कि इसमें एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी है कहने का मतलब ये कि राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम टू एवरीवन एंड देन सर्व स्नैक्स टू देम, और सर्व को उसने सर्व कर दिया, सभी को स्नैक्स दे दिया। गलत। पहले क्या करेगा, राम अपने दोस्त श्याम को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करेगा। बी से स्टार्टिंग होगी। इनवाइट करने के बाद क्या करेगा, तो इनवाइट करने के बाद करेगा ये कि जब राम ने श्याम को इनवाइट कर लिया तो श्याम राम के घर जाएगा, तो उसके कुछ क्लासमेट्स ऑलरेडी वहां पर उपस्थित थे। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद परिचय करवाएगा। तो राम ने श्याम से क्या किया, हर किसी को परिचय करवाया, और इसके बाद सभी को स्नैक्स दिए, जो भी था स्नैक्स में। आफ्टर ही कट द केक, इसके बाद केक कटा। केक कटने के बाद सभी लोगों ने क्या किया, एक साथ लंबे समय तक क्या किया, डांस किया। समझ में आ गया। चलो, सभी को समझ में आ गया ये। अगर ये बात सभी को समझ में आ गई तो आंसर नंबर भी आपको हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है। अब अच्छा, एक सवाल और भी इसमें है। अच्छा, एक बात बताना कि बाय स्वीट एप्पल्स आर नन एट ऑल। अब ये बताना ही का मतलब कौन, नहीं दिया यहां पे, तो ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। लो, इस ऑप्शन को हमने काट लिया, ये सबसे तगड़ा है। ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, हमने दो ऑप्शन को काट लिया पहले ही। 50-50% का आंसर अपने आप बन गया कि 50-50% का। अब कहना कि एक बात बताना कि यहां भी एक क्रोनोलॉजी है, स्टार्ट दोनों में बी से कर रखा है। अब क्या करेगा, ए से स्टार्टिंग तो होगी नहीं, बी से होगी। एक रिच मैन के लिए ही का यूज किया। एक मैन ने क्या किया, अपने सर्वेंट को भेजा एक ऑर्चर्ड, मतलब एक फ्रूट के बगीचे पे, तो बाय सम एप्पल्स की जाओ वहां से कुछ एप्पल्स खरीद करके लाओ। उसने अपने सर्वेंट को यह भी इंस्ट्रक्ट किया कि मीठे एप्पल्स ही खरीद के लाना अथवा मत लाना। तो मतलब बी के साथ ए आएगा, क्रोनोलॉजी है। फिर कहना डी, द ओनर ऑफ द ऑर्चर्ड। अब जब ये बताए कि ऑर्चर्ड के ओनर के पास पहुंचा, एक बात और थी यहां पर कि यहां पर एन ऑर्चर्ड लिखा है और यहां पर द ऑर्चर्ड लिखा था। इसका मतलब यह भी था कि बी के बाद ही डी ऑप्शन आएगा, बी से पहले डी ऑप्शन नहीं आएगा। अब कह देना कि दो ऑप्शन आपके पास बचे थे ना, बी के बाद डी और बी के बाद डी, दोनों में लगा था, हालांकि कोई बात नहीं है। फिर कहना कि बी डी ए ऑप्शन की यहां पे गलत था। फिर कहना कि द ओनर ऑफ द ऑर्चर्ड सेड टू द सर्वेंट। जब ऑर्चर्ड के ओनर के पास गया, उसने सर्वेंट से कहा कि यार सभी मेरे एप्पल्स क्या है, स्वीट है, कोई भी तुम चख लो। सर्वेंट कहता है कि हाउ एम आई टू नो, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑल ऑफ देम आर स्वीट, कि सभी क्या है, स्वीट है। इफ आई टेस्ट जस्ट वन, अगर एक मैं टेस्ट करूंगा तो कैसे पता चलेगा सभी स्वीट है। तो ये क्रोनोलॉजी है। थोड़ी समझनी पड़ेगी।
लेकिन आसान है। आंसर नंबर थर्ड लगाना। अच्छा, एक सवाल और है इसी में, अब ये भी क्रोनोलॉजी है। एक बात बताना कि इसमें पढ़कर के लग रहा है चोरी हो गई, और चोरी हो गई तो ए से स्टार्टिंग होगी। यहां पर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने सवाल किया गार्ड से कि वर यू स्लीपिंग व्हेन द रोबर्स एंटर द बैंक? क्या तुम सो रहे थे जब रोबर्स ने बैंक में प्रवेश किया? तो गार्ड कहता है नहीं सर, बैंक बंद था और आई हैड जस्ट गॉन टू रिलीव माई सेल्फ। हो सकता है कि बाहर सूसू वगैरह करने गया, चला गया होगा, मैं थोड़ा रिलीफ करने के लिए चला गया। ए के साथ डी। देन सी अगेन इंस्पेक्टर कहेगा व्हाट डिड यू सी व्हेन यू केम बैक? जब तुम लौट करके आए तो क्या देखे? तो गार्ड कहता है कि आयरन ग्रिल था, वो लॉक था। जो आयरन ग्रिल लॉक जो था वो टूटा था, और बैंक क्या था, लुक्ड रैंसैक्ड, ऐसा लग रहा था कि बैंक को लूट लिया गया है। लग रहा था कि बैंक को लूट लिया गया, बट द रोबर्स कुड नॉट टेक अवे एनीथिंग। रोबर्स अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके, एज क्योंकि आई हैड रिटर्न क्विकली, क्योंकि मैं तुरंत ही वापस लौट आया था। तब कहना आंसर नंबर ये होगा। एक क्रोनोलॉजी है। अगला लॉजिक नंबर 7 लास्ट है। लॉजिक नंबर 7 लास्ट है ये, सुनना। इसमें हम कुछ कंजंक्शंस की बात करेंगे, कुछ एडवर्ब्स की। आप कहना कि पहले हमने एडिशन की बात की, तो आप कह देना कि यहां से सेंटेंस की ओपनिंग कभी नहीं होगी। मतलब अगर कभी भी एंड आ जाए, बट आ जाए, और आ जाए, नॉर आ जाए, आल्सो आ जाए, लिखा है एंड इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड्स, ऑल्सो, अनदर, इक्वली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज, in the same way, in fact, similarly, next, as well as, further, first, second, यहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी भी नहीं होगी। दूसरी बात, कॉन्ट्रडिक्शन की बात है, यहां से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी नहीं होगी। सेंटेंस की ओपनिंग कभी यहां से नहीं होगी। तो आप कहना सेंटेंस की स्टार्टिंग यहां से कभी नहीं होगी। ऑन द कंट्रेरी से, एट से, बट से, ऑन वन हैंड से, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, और नॉर, कन्वर्जली, एट द सेम टाइम, इन कंट्रास्ट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉट विथ स्टैंडिंग, और कंट्रेरली, यहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी। रिजल्ट, आपको एक बात बताएं कि यहां से भी सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होगी, यहां से नहीं होगी, लेकिन हां एंडिंग यहां से हो सकती है, यहां से एंडिंग हो सकती है। जैसे सो दैट, यहां से एंडिंग हो सकती है अगर लगाए तो, विद द रिजल्ट दैट, क्योंकि ये परिणाम ही बताने का काम करता है, और परिणाम सबसे लास्ट में आता है। Thus, consequently, hence, accordingly, so, because, since, due to, for this reason, therefore, in short, in conclusion, finally कई बार आ चुका है कि यहां से एंडिंग हो जाती है। Then, in other word, as a result, owing to, तो आप कह देना कि किसी सेंटेंस की एंडिंग यहां से जरूर हो सकती है। आगे क्या है, इनको एक दो बार पढ़ लेना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, जैसे अगर हम देखें एसएससी सीजल 2020 का आया हुआ सवाल था। द रिजल्ट है ये, क्या लिखा है, द रिजल्ट हमें मिल गया।
और रिजल्ट सबसे लास्ट में ही आता है, तो सबसे लास्ट में डी नहीं है, सबसे लास्ट में डी नहीं है, सबसे लास्ट में डी नहीं है, आंसर क्या होगा ये। अब ये ऑप्शन मैं अपने अकॉर्डिंग बना के नहीं रखा हूं, एग्जाम में ही ऐसे ऑप्शन बने थे। क्लियर, आगे देखें। फिर एक बात और कह लेना, जैसे आपको कह रहे ना दीज चेंजेस, तो बी से स्टार्टिंग नहीं होगी, बी से कहीं स्टार्टिंग नहीं किया था, लेकिन आप जो चेंजेस वर्ड पा जाए कहां लिखा है, तो आप कहना कि भाई चेंजेस वर्ड की बात कहां पर कर रखा है, तो आप कह देना भाई ए में कर रखा है। इसका मतलब यह है कि ए के बाद बी ऑप्शन आ सकता है, बट बी के बाद ए ऑप्शन नहीं आ सकता। अब बी के बाद ए ऑप्शन देखो यहां लिखा है, बी के बाद ए ऑप्शन यहां लिखा है, और ए के बाद बी, ए के बाद बी, फिर इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता। डी से अंत कभी होगा नहीं, सॉरी सी से अंत होगा नहीं, इस वजह से आंसर नंबर क्या होगा, थर्ड। आंसर निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमने लिख रखा है। कौन कौन से टिप्स हैं, हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया। ये कल केवल क्वेश्चंस होंगे, कल केवल क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। फिर इसके बाद मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन 50-50 करके 25-25 करके ऐप पर डाल दूंगा। उसको प्रिंट करवा लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब सुने इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि वन कैन मास्टर पैराजंबल, कोई भी व्यक्ति पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मास्टर बन सकता है ओनली बाय प्रैक्टिसाइजिंग हार्ड। प्लीज नेवर हेजिटेट टू प्रैक्टिस। वही बात है कि प्रैक्टिस करने से डरे नहीं, कुछ नहीं है, टिप्स है। इवन भले ही यू डोंट गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस राइट, भले ही शुरुआत में आप अधिकतर सवाल सही ना कर पाए, डू नॉट गिव अप। आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो है ही नहीं। इफ यू फाइंड द प्रैक्टिस डिफिकल्ट इन योर स्पीड टेस्ट, अगर आप अपने स्पीड टेस्ट में प्रैक्टिस को डिफिकल्ट पाते हैं, तो चूज द इजियर वंस फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स को क्या इजी से शुरुआत करना चाहिए। प्रैक्टिस विद पेशेंस इज द की टू सक्सेस, और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना ही सफलता का मूल मंत्र है। एक बार मैं आपको और बता दूं जल्दी से, पैराजंबल क्या है, आपको ये बात समझ में आया। फिर आपको ये बताना टाइप कौन कौन से होते हैं, ये बात समझ में आई। इसके बाद हमने आपको सिखाया कि टिप्स क्या है। फर्स्ट और लास्ट को समझिए और पेयर बनाइए। फर्स्ट और लास्ट आप इनकी मदद से पहला लॉजिक नंबर 1 समझ में आया, फिर क्या है लॉजिक नंबर 2 है, लॉजिक नंबर 2 समझ में आया, फिर क्या है लॉजिक नंबर 3 है, लॉजिक नंबर 3 समझ में आया। आज जाके इनकी प्रैक्टिस करिए। लॉजिक नंबर 4 समझ में आया, फिर क्या है लॉजिक नंबर 5 समझ में आया, 6 समझ में आया, और ये क्या है लॉजिक नंबर आपका 7 है, लॉजिक नंबर 7 है। इन सभी को एक बार अच्छे से अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद करिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम लोग कल से करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे। कल हम लोगों का टारगेट होगा कि 25-30 क्वेश्चन कर लें, मैं आपको करा दूं, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप सभी अपना करते रहना। बाकी के जो सवाल है वो आप सभी अपने से करते रहना। चलो, समझ में आ गई होगी आज की बात। तो आज के लिए इतना ही। मजा आया होगा, पूरे सेशन को अटेंड करेगा एक बार और, अगर ना समझ में आया हो तो। बाकी कल मिलते हैं हम लोग बेहतर तरीके से। आज के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के इस वीडियो को एक बार देखिए जरूर।
इस वीडियो को एक बार देखिए जरूर, एक बार पूरा पढ़िए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, जाकर के आप देखिए जरूर। ओके बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।